आज जब मेरी हेल्थ रिपोर्ट आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ही मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। मेरी पत्नी जो मुझसे बेहद प्यार करती है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर क्यों किया उसने ऐसा, मैं अब उसी के मुंह से सुनना चाहता था। इसलिए मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया ताकि उसके मुंह से सच्चाई जान सकूं। मेरा नाम आर्यन कपूर है और मैं 25 साल का हूं। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर काम करता हूं। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। मम्मी पापा के जाने के बाद मैं एकदम टूट गया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा थे। उन्होंने मेरे जीवन को संवारने में अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी। मैं एक साधारण परिवार का साधारण सा लड़का हूं। हाँ, साधारण होते हुए भी मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं अपनी काबिलियत के बल पर अपनी एक मीनार खड़ी करना चाहता था, पर वक्त ने मुझसे वो हक भी छीन लिया। जब मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ तो उनके जाने के साथ साथ मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए, क्योंकि अब जब सुख भोगने वाला ही नहीं रहा तो ऐसे सपने का क्या काम। बस इसी ख्याल के साथ मैं जीवन से निराश रहने लगा। मेरे अंदर जीने की लालसा खत्म सी होने लगी थी, पर जीवन जीने के लिए हाथ पैर तो चलाना ही पड़ता है। बस यही सोचकर मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज कंपनी ज्वाइन कर ली। मेरे काम और ईमानदारी से मेरे बॉस यानी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक भूषण मल्होत्रा मुझसे बहुत खुश रहने लगे। धीरे धीरे मैं उस ऑफिस में सबका चहेता बन गया। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक खूबसूरत सी लड़की आरोही से हुई। आरोही हमारे ऑफिस में ही काम करती थी, जो अभी अभी आई थी। काफी सुलझी हुई लड़की थी आरोही, स्वभाव से भी हंसमुख थी। उसकी छोटी छोटी नादानियां मुझे अच्छी लगने लगी थी। उससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसे भी मेरे साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता था। वो मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उसके साथ अपना सुख दुख बांटना अच्छा लगता था मुझे। आरोही से मिलकर मेरे अंदर जीने की तमन्ना बढ़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच के रिश्ते नजदीकियों में बदलने लगे थे कि तभी हमारे जीवन में कृतिका नाम की भूचाल आ गई। कृतिका यानी मेरे बॉस भूषण मल्होत्रा की इकलौती बेटी थी, जो एक नंबर की बिगड़ी और घमंडी लड़की थी। उसे अपने बाप के पैसे, नाम, शोहरत का बहुत अहंकार था। वो अक्सर अपने बिगड़े दोस्तों के साथ अपने पिता की मेहनत के कमाए पैसे को पानी की तरह बहा रही थी, जिसे देखकर मेरे बॉस काफी निराश रहते थे और हमेशा अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनके बिजनेस में हाथ बटाए और बिजनेस की बागडोर संभाले, क्योंकि उनके बाद उनकी बेटी ही थी जो इसकी अकेली वारिस थी। पर मिस्टर भूषण हार गए अपनी परवरिश से। आज उन्हें यह एहसास हो रहा था कि एक बेटी की परवरिश उसकी मां से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। उन्हें अपनी पत्नी के जाने का गम हो रहा था, जो कृतिका को जन्म देने के 2 साल बाद इस दुनिया से जा चुकी थी। खैर, बेटी के व्यवहार और आचरण से परेशान भूषण मल्होत्रा एक ऐसे दामाद की तलाश कर रहे थे जिसे उनके पैसे, बिजनेस से कोई लगाव ना हो, बल्कि उनकी बेटी का ख्याल रखने वाला।
उसका अच्छा बुरा समझने वाला। बस इसी तलाश में उनकी नजर मेरे पर आकर टिक गई। मेरा आचरण, बात, व्यवहार उन्हें बहुत जच रहा था और उन्हें यह भी पता था कि मेरे अंदर लालच जैसी कोई भी चीज नहीं है। बस इसलिए उन्होंने एक दिन मुझे अपने कैबिन में बुलाया और अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव रख दिया और अपनी बेटी के प्रति अपनी चिंता का भी जिक्र किया। साथ में उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया जिसे आज तक अपनी बेटी से भी छुपा कर रखा था। उन्हें लंग कैंसर था और न जाने कब उनका बुलावा आ जाए। बस इसी डर से वो अपने जीते जी अपनी बेटी का हाथ किसी सुरक्षित आदमी के हाथ में देना चाहते थे और मुझसे अच्छा उन्हें कोई मिल नहीं सकता था। वैसे तो वो बहुत दिनों से योग्य लड़के की तलाश कर रहे थे, पर आज तक उन्हें कोई लायक लड़का नहीं मिला जो उनकी नालायक बेटी के साथ साथ उनके बने बनाए बिजनेस की बागडोर को संभाले। और शायद उनकी तलाश मुझ पर आकर रुक गई, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे आगे पीछे यानी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता था। उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, बस एक वादा मांगा कि उनके मरने के बाद मैं उनकी बेटी का ख्याल रख सकूं। फिर उन्होंने कहा कि जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे जाने के बाद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का नामो निशान खत्म हो जाए। मैं अपने नातिन को विरासत के रूप में ये कंपनी देना चाहता हूँ। बस इसलिए तुमसे सोच समझकर निर्णय लेने के लिए कह रहा हूं। मैं बॉस के प्रस्ताव सुनकर थोड़ा सोच में डूब गया, क्योंकि मैंने आज तक कृतिका को न देखा था और न ही बात किया था। बस लोगों के मुंह से अक्सर उसके बारे में सुना था। दूसरी बात, मुझे अपने बॉस के लिए भी काफी दुख हो रहा था, क्योंकि मैंने अब तक जो उन्हें जाना था उनसे वो एक नेक दिल इंसान थे। हमेशा उन्होंने हर किसी का ख्याल रखा, अपने सभी एम्प्लॉय के साथ साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा था और सबके साथ हमेशा बड़े प्यार से पेश आए थे। तभी तो वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाए थे। वो एक कुशल बिजनेसमैन थे। अपनी कुशलता और ईमानदारी के कारण ही बिजनेस इंडस्ट्रीज में उनका एक नाम था, रुतबा था, एक पहचान था, पर वक्त ने उन्हें वक्त ही कम दिया था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा उनमें एक पिता की छवि को ही देखा करता था। वो भले ही मेरे बॉस थे, पर मैंने उन्हें हमेशा एक पिता की तरह ही देखा था। इन्हीं कारणों के चलते मैं इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपने बॉस से वक्त मांगा और कृतिका से मिलने का एक मौका मांगा, ताकि मैं उसे देख के समझ सकूं, क्योंकि मैं लोगों के कहे सुने पर जल्दी विश्वास नहीं करता। कई बार लोगों के कहे सुने और आंखों से देखे में काफी अंतर होता है, इसलिए मैं मिलना चाहता था कृतिका से। मेरे बॉस भी मान गए। इधर मैं एक बार आरोही के दिल की बात भी जानना चाहता था, क्योंकि मैं तो उसे पसंद करता था, पर क्या वो भी मुझे उसी नजरों से देखती थी या नहीं, ये जानना भी मेरे लिए अत्यंत आवश्यक था। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आरोही से कैसे बात करूं। इस दुविधा की वजह से मैं अक्सर ऑफिस में खोया खोया रहता था कि तभी एक दिन आरोही मुझसे इस दुविधा के बारे में सामने से आकर पूछने लगी। मैं इसी घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इसलिए मैंने उसे जांचने के लिए बॉस के रखे प्रस्ताव को सुना दिया। ये सुनने के बाद वो थोड़ी देर बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे लगा उसे जोरदार झटका लगा। शायद वो भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए वो खामोश हो गई। मैं यही सोचकर खुद को कोस रहा था कि तभी उसने अपनी चुप्पी ठहाके के साथ तोड़ी और कहने लगी,
उस पागल बिगड़ेल लड़की से शादी करोगे आर्यन? तुम तो गए आर्यन कपूर, तुम तो गए। ऐसा कहकर जोरदार ठहाका लगाया आरोही ने। फिर हंसते हंसते मुझसे बोली, सोच लो, फिर ना कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। मैं भी आरोही के मुंह से ऐसे ही सुनने की उम्मीद लगा रहा था ताकि मैं उसे अपने दिल की बात बता सकूं। मैंने भी झट से आरोही को कह दिया, तो तुम मुझसे शादी कर लो ना। वैसे भी हमारी सोच कितने मिलते जुलते हैं और हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना भी अच्छा लगता है। मेरे ऐसा कहते ही आरोही मेरे गाल को प्यार से छूते हुए कहती है, काश आर्यन तुम पहले आ जाते तो मैं पक्का तुमसे शादी कर लेती, पर अफसोस तुम थोड़े लेट हो गए। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मेरे पति मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है और छुट्टियों में ही घर आना जाना होता है उनका। मैं अकेले रह रहकर बोर हो गई थी, इसलिए यहाँ जॉब करने लगी। आरोही के दिल तोड़ देने वाली सच्चाई सुनकर मेरा दिल तो चकनाचूर हो चुका था। मैं आरोही को डांटते हुए कहने लगा, तो तुमने कभी बताया क्यों नहीं? और वो तुम्हारा मेरे साथ हंसना बोलना क्या था? मेरी फिक्र करना सब दिखावा था? मेरे ऐसे सवाल सुनकर आरोही मेरे सिर पर टप्पा मारते हुए कहती है, पागल, हर फिक्र हर एहसास प्यार नहीं होता, बल्कि कुछ रिश्ते दोस्ती के भी होते हैं और उसी दोस्ती के हक से हम एक दूसरे की फिक्र करते थे। मुझे अभी भी आरोही की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उससे शादी की तस्वीर दिखाने बोला। वो तुरंत अपने मोबाइल फोन को अनलॉक किया और अपनी शादी की तस्वीर जो उसकी मोबाइल स्क्रीन पर लगी हुई थी उसे दिखाया। इसके साथ साथ और भी कई फोटो और जानकारी दिखाया, जिससे मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आरोही सच में शादीशुदा है और मुझ में उसे एक अच्छा दोस्त दिखता था, इसलिए मुझसे आज तक अपने दुख सुख शेयर करती थी। खैर, फिर से एक बार मेरी किस्मत ने मेरे साथ धोखा किया था। आरोही को मुझसे छीनकर शायद मेरी किस्मत में कृतिका ही लिखी थी, इसलिए ये सब मेरे साथ हो रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद मैं कई दिनों तक मानसिक रूप से काफी प्रभावित रहा। मेरे अंदर विचारों का बवंडर मचा हुआ था। मैं कई दिनों तक यही सब सोचता रहा। फिर जाकर मैंने फैसला लिया, क्योंकि एक बार फिर मैं तन्हा हो गया था, इसलिए सोचा क्यों ना एक नेक आदमी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूं। मैं पूरे 1 महीने बाद अपने बॉस को कहा कि मुझे कृतिका से मिलना है। वो मान गए और मुझे घर पर रात के डिनर के लिए बुलाया। मैं करीब 9 बजे बॉस के घर का दरवाजा नॉक किया। कुछ 5 मिनट खड़े रहने के बाद दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही मेरी नजर सामने खड़ी उस लड़की पर गई जो बहुत ही खूबसूरत थी। मासूमियत ऐसी कि कोई भी दिख जाए। वो किसी भी तरह से मुझे कोई घमंडी बिगड़े लड़की नहीं दिख रही थी। मैं उसे देखकर बस अपने मन से सवाल जवाब कर रहा था और वो मुझसे बार बार पूछ रही थी, एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? उसके कई बार कहने के बाद मेरी तंद्रा टूटती और मैं हड़बड़ाते हुए कहता, वो सर ने मुझे बुलाया था। मैं आर्यन कपूर उनके ऑफिस का एम्प्लॉय हूं। जी आइए कहकर मुझे अंदर बैठने को कहती और वो अंदर चली जाती। मैं उस लड़की को देखकर बस मन में यही सोच रहा था कि क्या यही कृतिका है, पर ये तो बहुत सभ्य संस्कारी लड़की दिख रही। हाँ, हो सकता है इस घर की कोई सहायिका होगी, क्योंकि अब तक जो मैंने कृतिका के बारे में सुना है उससे तो ये लड़की बिल्कुल अलग थी। अभी मैं अपने उधर बुन में उलझा ही हुआ था कि तभी मेरे बॉस आ जाते हैं। मैं उन्हें देखकर बड़े अदब से नमस्ते किया। फिर उन्होंने मुझे बैठने को कहा। थोड़ी देर यूं ही इधर उधर की बातें हुई।
फिर बॉस ने अपनी बेटी कृतिका को आवाज लगाया। वो चहकते हुए आई और अपने पापा के बगल में आकर बैठ गई। वो वही थी जिससे अभी अभी मेरी मुलाकात हुई थी और जिसके बारे में मैं बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श कर रहा था। सच में कृतिका को देखकर मुझे तनिक भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी सुसंस्कारी लड़की होगी। खैर, मैं तो बस उसे ही जानने समझने आया था ताकि मैं जीवन का इतना बड़ा फैसला ले जाऊं। बॉस के कहने पर हम दोनों बाहर लॉन में चले आए। फिर हमारी औपचारिक बातचीत शुरू हुई। उस बातचीत के दौरान मुझे कृतिका में कोई अहंकार, घमंड जैसा कुछ नहीं दिखा, बल्कि एक साधारण ख्याल वाली साधारण लड़की लगी वो मुझे। उसका व्यवहार देखकर मैंने बॉस को शादी के लिए हाँ कह दी। कृतिका तो शायद पहले से ही इस शादी के लिए तैयार थी, इसलिए तो उसने बिना किसी शर्त या झिझक के शादी के लिए राजी हो गई। बॉस भी जल्द से जल्द हमारी शादी करवाना चाहते थे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की तारीख पक्की कर दी। वैसे भी मेरे माता पिता तो थे नहीं जो उन्हें मेरी शादी की फिक्र या तैयारी करनी पड़ती। बस इसलिए मैं किसी भी समय सेहरा पहनने के राजी था। खैर, 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद ससुर जी के जिद करने पर उनके ही बंगले में हम कृतिका के साथ रहने लगे। शादी के सुहागरात के दिन कृतिका थोड़े नशे में थी, इसलिए उसने जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाने की जिद करने लगी, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं उसे पहले समझना चाहता था, उसके विचार, उसके व्यवहार, उसकी इच्छा को जानना चाहता था। पर उस दिन उसका वह वाइल्ड वाला बिहेवियर देखकर मैं शॉक्ड रह गया। जिस्मानी रिश्ते निभाने में वो बिल्कुल परफेक्ट थी। ऐसा लग रहा था मानो जन्म जन्म से प्यासी थी और मैं ये सब पहली बार कर रहा था, इसलिए थोड़ा संकुचित था। मैंने आज तक किसी लड़की के साथ कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं रखा था। मैं हमेशा अपनी जवानी अपनी पत्नी के लिए रखना चाहता था, पर अब तो हमारी शादी हो गई थी और कृतिका का मेरे ऊपर पूरा अधिकार था। खैर, सुहागरात के बाद कृतिका तो नशे के कारण तुरंत सो गई, पर मैं उसकी खूबसूरती को बड़ी बारीकी से निहारे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्यों लोग इतनी अच्छी संस्कारी लड़की के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं। मुझे तो ये किसी भी एंगल से बिगड़ैल, घमंडी, नकचढ़ी नहीं दिखती। सच में मुझे तो कृतिका से उसी दिन पहला प्यार हो गया था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। ये सब सोच सोचकर मैं खुद में ही ब्लश कर रहा था और फिर कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह कृतिका की चूड़ियों की खनक से मेरी नींद खुली। पिंक शिफॉन की साड़ी में वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। ऊपर से उसके सिल्की बाल, उफ, सच में पल भर के लिए मैं किसी स्वर्गलोक में हूं और मेरे सामने कोई स्वर्ग की अप्सरा ऐसा महसूस हुआ। लेकिन जब कृतिका की आवाज कानों में गूंजी तो मेरी तंद्रा टूटी। खैर, यूं ही सब अच्छा गुजरने लगा। कृतिका भी वो हर एक कर्तव्य निभा रही थी जो एक पतिव्रता स्त्री को निभाना चाहिए। वो हर तरह से मुझे खुश रखने लगी, चाहे शारीरिक सुख हो या मानसिक सुख हो। मैं भी एक आदर्श पति का हर कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रहा था। मैं काफी खुश था अपनी जिंदगी से, क्योंकि अब तक जो नसीब मुझसे रूठी हुई थी अब वो खुशियां बरसा रही थी। अभी एक एक करके मैं खुशियां समेट ही रहा था कि तभी शादी के 1 साल बाद मेरे बॉस यानी ससुर जी का स्वर्गवास हो गया। उनके मरने के बाद कंपनी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, पर सिर्फ एक मुलाजिम की तरह,
क्योंकि कंपनी की असली मालकिन कृतिका थी। मैं ठीक वैसे ही काम करते रहा जैसे करते आया था, पर कृतिका को अब मेरे हर फैसले से ऐतराज होने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता उसका असली चेहरा मेरे सामने आने लगा था। अब तक जो मैं उसे समझ रहा था उससे कई गुना अलग थी कृतिका। उसका वही रूप जो अक्सर मैं शादी से पहले सुनता था वही दिखने लगा था। देर रात पार्टी में शराब पीना और नशेड़ी दोस्तों के साथ रात भर बाहर रहना उसकी आदत बन गई थी। पैसों को तो वो पानी की तरह बहा रही थी और कुछ समझाने पर मुझसे ये बोलकर चुप करा देती थी कि ये मेरे बाप के कमाए पैसे हैं, इसलिए बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। मैं उसके व्यवहार में आए अचानक ऐसे बदलाव को सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही। हर वक्त वो सभी लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती। कुछ भी कहने पर मुझे बोलने से रोक देती। कहने का मतलब अब मैं उसका पति नहीं बल्कि एक तनख्वाह लेने वाला उसका नौकर बन गया था। जब तक मेरे बॉस जिंदा थे तब तक तो वो एक आदर्श पत्नी का लिबास ओढ़कर हर आज्ञा का पालन करती और मुझसे प्यार जताती थी, और उनके जाते ही मेरे साथ नौकरों से भी ज्यादा बदतर आचरण करने लगी थी। यहाँ तक कि मुझे उसे छूने का भी अधिकार नहीं रहा और ना ही एक कमरे में रहने का अधिकार। मैं यही सब सोचकर काफी परेशान रहने लगा। मुझे अब ऑफिस के काम में भी मन नहीं लगता था क्योंकि मैं अब अपनी पत्नी कृतिका के हाथों की कठपुतली बन चुका था, जिसकी वजह से कंपनी डूबती जा रही थी। कृतिका सिर्फ एक आदमी की सुनती थी, वो था तरुण वाधवा ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक अविनाश वाधवा का निकम्मा बेटा था जो अय्यासियों का आदी था। उसके आए दिन चर्चे रहते थे अखबार में। आए दिन किसी न किसी कारनामे की वजह से न्यूज की सुर्खियों में रहता था वो। कृतिका हर फैसला तरुण के कहे अनुसार लेने लगी थी, जबकि तरुण के फैसले मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को दिनों दिन डुबा रही थी। कृतिका उसी क्लाइंट को सेलेक्ट करती थी जो तरुण का खरीदा हुआ था, पर यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी आंखों पर तरुण नाम का चश्मा चढ़ गया था। अविनाश वाधवा और भूषण सर का शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा था। वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा कंपटीटर था और उसकी वजह से मेरे ससुर जी को काफी नुकसान भी होता आया था। बस इसी वजह से दोनों के बीच पिछले कई सालों से दुश्मनी चल रही थी, पर आज उनके जाते ही कृतिका उस वाधवा की कठपुतली बन चुकी थी, वो भी उस छिछोरे तरुण की वजह से जिसने धोखे से कृतिका को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा कर रखा है। कृतिका तरुण को मेरी शादी से पहले से ही जानती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी, पर मेरे ससुर जी को तरुण और उसकी फैमिली कभी रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने मुझसे कृतिका की शादी करवाए ताकि कृतिका का लाइफ बर्बाद ना हो। पर क्या फायदा ऐसी शादी का जहां कोई रिश्ता ही ना हो। यहां तक तो फिर भी ठीक था, पर उसने तो मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरे खाने में ऐसी दवा मिलाने लगी जो मुझे मारने के लिए काफी था। ऐसी क्या बात थी जिससे कृतिका को मुझे अपने रास्ते से हटाना पड़ा। उसने तो पहले मुझे मेंटली मारा, फिर उसने खाने में दवा मिलाकर मेरे अंगों को अपाहिज करना चाहा ताकि मैं धीरे धीरे उसके सेवन से खुद ही मर जाऊं और किसी को कुछ भी खबर ना चल सके। वाह कृतिका, तुमने अच्छा चाल चला था, पर कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब इस घिनौनी चाल के पीछे की हर कहानी तुम्हारे मुंह से ही सुनूंगा। बस यही सोचकर आर्यन ने डॉक्टर को कहा कि आप कृतिका को कहें कि मैं मर चुका हूं।
डॉक्टर भी सारी बात जानकर आर्यन का पूरा साथ देता है और कृतिका को फोन करके वही कहता है जो आर्यन ने कहा था। डॉक्टर की बात सुनकर कृतिका भागती हुई अस्पताल आती है। साथ में भूषण सर के लॉयर मिस्टर बख्शी और तरुण को भी साथ लेकर आती है। कृतिका सीधा आर्यन के रूम में आती है और डॉक्टर को कहती है कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर ही रहें क्योंकि मुझे उसे अकेले में देखना है। डॉक्टर मान जाता है और वहां से चला जाता है। कृतिका डेविल हंसी मुंह पर रखकर अंदर आती है और आर्यन के बॉडी के पास आकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसके पीछे पीछे तरुण भी आता है। आज कृतिका खुलकर और जोर जोर से हंस रही थी और फिर कहती, ये दो कौड़ी का बदजात नौकर मालिक बनने के सपने देख रहा था। ब्लडी रास्कल, मुझे तुझ जैसे दो कौड़ी के रास्कल के साथ एक छत के नीचे रहना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ मेरे सो कॉल्ड डैडी के कारण। वरना तो ऐसे ऐसों को मैं तो पैर की जूती भी पहनाने के लिए ना रखूं। पूरे 1 ईयर मुझे इस जाहिल के साथ गुजारना पड़ा, वो भी इसकी आदर्श पत्नी बनकर। बट नाउ आई एम फ्री। वो तो अच्छा हुआ तरुण जो तुमने इसे रास्ते से हटाने का परफेक्ट प्लान बनाया। सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। ऐसा कहकर फिर से कृतिका उसी डेविल हंसी में हंसती है कि तभी तरुण उसकी बाहों को चूमते हुए कहता है, बेबी लेट्स कंप्लीट द लीगल प्रोसेस। ऐसा कहकर तरुण अलग डेविल की हंसी में मुस्कुराता है। यस बेबी, बट तुम अपना वादा मत भूलना। कृतिका तरुण के सीने पर अपना हाथ प्यार से रखते हुए कहती है, ओह डार्लिंग, तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? कृतिका के खुले बालों को कानों के पीछे लगाते हुए तरुण कहता है और फिर उसके गालों को अपनी दोनों हथेलियों से पकड़ते हुए कहता, तुम कहो तो अभी यही पंडित जी को बुलाकर फेरे ले लूं। अभी दोनों का रोमांस चल ही रहा था कि तभी कृतिका के साथ आया उसके डैडी का वकील मिस्टर बख्शी दरवाजे को नॉक करते हुए आवाज देता है, कृतिका जी, आप लोगों का हो गया तो हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करें? यस यस वकील साहब, नेकी और पूछ पूछ, तरुण कृतिका के तरफ से कहता है। इतना कहते ही तरुण का लॉयर भी कुछ फाइल हाथ में लिए रूम में आता है, जिसे देखकर तरुण उसे इशारा करता है। तरुण के इशारे को वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। दूसरी तरफ मिस्टर बख्शी कुछ पेपर निकालते हैं और उसमें कुछ लिखने लगते हैं। फिर उस पर कृतिका का साइन लेते हैं और फिर आर्यन के अंगूठे का निशान लेने के लिए जैसे ही मिस्टर बख्शी उसके ऊपर रखे कपड़े को हटाते हैं, वैसे ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां आर्यन की जगह किसी और का बॉडी रखा हुआ था, जिसे देखकर कृतिका गुस्से से चीख पड़ती है और जोर जोर से डॉक्टर का आवाज देने लगती है कि तभी उसके कानों में क्लैप की आवाज के साथ ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, खेल तो तुमने अच्छा खेला था कृतिका, बट सो सैड पत्नी जी, आप अपने ही जाल में फंस गई हैं। आर्यन की आवाज सुनकर कृतिका गुस्से से आग बगला हो जाती और उसे थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही पुलिस वहां आ जाता है और कृतिका और तरुण दोनों को आर्यन के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लेता है। कृतिका गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी ब्लडी रास्कल। साथ में तरुण भी उसे धमकी देता है और कहता है, ब्लडी 2 कौड़ी का बच्चा देखना कैसे यूं घंटे भर में मैं बाहर आता हूं और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। उन दोनों की बात सुनकर आर्यन सिर्फ इतना ही कहता है, पाप का घड़ा जब भर जाता है तब उसे कोई नहीं बचाता है, इसलिए एंजॉय योर
जेल जर्नी। कृतिका और तरुण को पुलिस वैन में बैठाकर पुलिस चौकी ले जाता है और उसे जेल में बंद कर देता है और पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए केस दर्ज करता है। इधर अभी भी आर्यन को कृतिका के बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उससे शादी क्यों की, जबकि वो उसे इतना सा भी पसंद नहीं करती थी और उसका वो प्रेम क्या था जो पिछले 1 साल से आर्यन से जता रही थी। वो ये सब सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि तभी मिस्टर बख्शी उनके पास आते हैं और कहते हैं, थैंक यू मिस्टर आर्यन, आज आपकी वजह से फिर एक बार मल्होत्रा इंडस्ट्रीज कंपनी गलत हाथों में जाने से रुक गई है। लॉयर बख्शी की बात सुनकर मैं अचंभित रह गया। मेरी वजह से मैंने यह शब्द दोहराते हुए कहा, हाँ मिस्टर आर्यन, आपकी वजह से। फिर उन्होंने शुरू से बताया, जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। आगे की कहानी अगले वीडियो में जल्द आएगा। क्या होगा जब लॉयर बख्शी हर रात से पर्दा उठाएंगे? आखिर क्यों कृतिका अपने ही पति आर्यन को मरवाना चाहती थी और तरुण आखिर कौन सा चाल चल रहा था जिससे कृतिका भी अनजान थी? क्या होगा आर्यन कपूर का अगला कदम? क्या वो अपनी पत्नी को माफ कर देगा या फिर होगा कुछ ऐसा जिससे सबके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हम जल्द ही इसका अगला भाग आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।